हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका की नाम है बाजार संतुलन, जिसके की लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार श्रम के मांग वक्र के द्वारा और श्रम के पूर्ति वक्र के द्वारा श्रम की मजदूरी दर का निर्धारण होता है। हमने इसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। श्रम के मांग को प्रभावित करने वाले कारक, श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, श्रम का मांग वक्र किस प्रकार निर्मित होता है, श्रम का पूर्ति वक्र किस प्रकार निर्मित होता है। हमने ये सब बातें अच्छे तरीके से जानी थी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कि मांग तथा पूर्ति वक्र में यदि शिफ्टिंग हो जाती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मांग वक्र है वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है या फिर दाईं तरफ विवर्तित हो जाता है, जिसके कारणों के बारे में भी हमने जाना था। पूर्ति वक्र भी इसी तरीके से दाईं तरफ और बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। तो इसका बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करें बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि श्रम जो मांग वक्र है वो किस प्रकार से विवर्तित होता है। मांग में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हम पहले देखेंगे कि मांग में परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो मांग में परिवर्तन है वो किस तरह से होता है। जो अन्य कारक यदि परिवर्तित होते हैं तो मांग वक्र भी क्या हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। अन्य कारक जैसे कि उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जैसे कि अन्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं, इसके अलावा उपभोक्ता की आय है, रुचि है, अधिमान है और भविष्य के लिए कीमतों की जो प्रत्याशाएं हैं, इन सब में यदि परिवर्तन होता है तो क्या होता है, मांग वक्र विवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव, फैशन, अधिमान, समय का प्रभाव इत्यादि कारणों से क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। जो मांग को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो वस्तु की कीमत भी है, जिसका कि हमने मांग के नियम में अध्ययन किया था कि वस्तु की कीमत यदि परिवर्तित होती है तो मांग मात्रा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। लेकिन इससे जो मांग वक्र है वो विवर्तित नहीं होता। मांग वक्र विवर्तित होता है यदि अन्य कारक बदलते हैं। अन्य कारक जैसे कि उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव, फैशन, उसके अधिमान, भविष्य में कीमतों की क्या प्रत्याशाएं रहती हैं, ये सब यदि परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि होती है, अर्थात मांग वक्र या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। जब वस्तु की पूर्ति व अन्य तत्व स्थिर रहें तथा मांग में किसी भी कारण से परिवर्तन हो जाए तो संतुलन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो संतुलन है वो मांग वक्र के द्वारा और पूर्ति वक्र के द्वारा होता है। लेकिन यदि वस्तु का जो मांग वक्र है वो बदल जाए, पूर्ति वक्र वही रहे तो लेकिन मांग वक्र क्या हो गया है, बदल गया है, तो इससे क्या होगा, संतुलन है वो भी बदल जाएगा, जिससे संतुलन कीमत है वो भी बदल जाएगी और संतुलन मात्रा भी बदल जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि मांग वक्र के विवर्तित होने से किस प्रकार से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। सबसे पहले हम देखेंगे मांग में वृद्धि का प्रभाव। यदि पूर्ति वक्र स्थिर रहता है, समझ में आ रहा है, और मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि, पूर्ति तो वही बनी हुई है, केवल क्या हुई है, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि जैसे कि हमने मान लिया उपभोक्ता की आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई, जिसके फलस्वरूप उसने क्या किया है, मांग में वृद्धि हो गई है। मांग वक्र कहाँ खिसकेगा, दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो इसका संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम के द्वारा। ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, यदि आप डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको जैसे जैसे चीज़ें बताई जा रही है आप डायग्राम वाइज उसको समझते जाएं। डायग्राम का इसमें बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा है डी मांग वक्र और ये है हमारा SS पूर्ति वक्र। अब इसका जो संतुलन है वो E हो गया, यहाँ हमारी P कीमत और Q हमारी हो गई मात्रा, मांग व पूर्ति की। ये हमने संतुलन पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि अर्थात जो मांग वक्र है वो कहाँ खिसकेगा, दाहिनी तरफ। ये आपको याद रखना होगा कि वृद्धि में कहाँ खिसकता है और कमी में कहाँ खिसकता है। तो मांग में वृद्धि के फलस्वरूप हमने मान लिया कि मांग वक्र है वो खिसक गया दाईं ओर, D1 और D1 दाईं ओर खिसक गया। तो क्या हो गया, संतुलन E से क्या हो जाएगा, E1। संतुलन E से E1 हो गया, जिसके फलस्वरूप जो संतुलित कीमत है वो हो गई P1 और संतुलित जो मात्रा है वो हो गई Q1।
तो क्या समझ में आया कि मांग में वृद्धि के फलस्वरूप यदि मांग वक्र दाईं तरफ विवर्तित हो जाता है तो संतुलन कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, P से P1 हो जाती है और संतुलन मात्रा भी बढ़कर Q से Q1 हो जाती है। आगे समझ में, मतलब मांग में वृद्धि से कीमत भी बढ़ रही है संतुलित और मात्रा भी बढ़ रही है, दोनों क्या होंगी, बढ़ेगी। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। जब वस्तु की पूर्ति क्या है, स्थिर है, यहाँ वस्तु की पूर्ति SS को हमने कुछ भी नहीं बदला है, केवल मांग में वृद्धि का प्रभाव ही देख रहे हैं। तो मांग में यदि किसी कारण से वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र दाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा, जिससे साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों में ही क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी साम्य, और साम्य मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा देखते हैं, मांग में कमी का प्रभाव। अभी हमने दाईं तरफ विवर्तित किया था, अब हम बाईं तरफ विवर्तित कर देंगे। ये हमारा DD मांग वक्र, SS पूर्ति वक्र, और ये हमारा E संतुलन, P कीमत, Q मात्रा। अभी मांग वक्र दाईं तरफ विवर्तित हुआ था, अब मांग वक्र कहाँ विवर्तित हो जाएगा, बाईं तरफ। तो DD से क्या हो गया, पूर्ति वक्र वही स्थिर रहता है और ये D1 हो गया। पहले E था संतुलन, अब संतुलन E1 हो गया, तो इससे जो कीमत है वो घटकर P से P1 और Q से Q1। आ रहे बच्चों समझ में कि यदि हमने क्या किया, मांग वक्र को बाईं तरफ विवर्तित किया, अर्थात मांग में क्या हुई है, कमी हुई है। मांग में क्या हुई है, कमी, तो जिसके फलस्वरूप कीमत में भी क्या हो जाती है, कमी, और मात्रा में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात मांग में कमी से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में ही कमी होगी। अर्थात जिस दिशा में मांग में परिवर्तन हो रहा है उसी दिशा में कीमत में और मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यही सिद्ध हो रहा है ना, वृद्धि से क्या हुआ, मांग में वृद्धि हुई तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों बढ़ गई, मांग में कमी हुई तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों ही कम हो गई। यहाँ पर यही लिखा है, जब वस्तु की पूर्ति स्थिर है तो मांग में किसी भी कारण से कमी हो जाए तो मांग वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है, जिससे साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों में ही क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आगे बच्चों समझ में, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मांग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे कि हम एक डायग्राम के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं कि मांग में जो परिवर्तन होता है दो तरीके से होता है, या तो मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी होगी। मांग में वृद्धि की दशा में क्या होगा, मांग वक्र दाहिने तरफ खिसकेगा, मांग में कमी की दशा में मांग वक्र बाईं तरफ खिसकेगा। मांग में जो वृद्धि होगी मांग वक्र दाहिने तरफ खिसकेगा, तो जिससे क्या होगा, साम्य मूल्य में वृद्धि होगी और साम्य मात्रा में भी वृद्धि होगी। अर्थात मांग में वृद्धि तो क्या होगा, साम्य मूल्य में भी वृद्धि और साम्य मात्रा में भी वृद्धि, समान दिशा में परिवर्तन। यदि मांग में कमी हुई है, मांग वक्र बाईं तरफ खिसका है, तो साम्य मूल्य में भी कमी और साम्य मात्रा में भी कमी, अर्थात कमी कमी क्या हो गया, दोनों समान दिशा में ही क्या हो गया, परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वस्तु की मांग में परिवर्तन से उसके साम्य मूल्य में उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने बात की कि मांग में यदि वृद्धि होती है तो साम्य मूल्य में भी क्या होती है, वृद्धि, और मांग में कमी होती है तो साम्य मूल्य में भी कमी होती है। मांग और साम्य मूल्य दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। आगे बच्चों समझ में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दो, जैसे मांग वक्र में हमने पढ़ा कि जो यदि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में यदि वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारक परिवर्तित होते हैं तो क्या होती है, मांग में परिवर्तन होता है। ऐसे ही पूर्ति में क्या होता है, वस्तु की कीमत को छोड़कर यदि अन्य जैसे उत्पादन के साधनों की कीमत, तकनीकी परिवर्तन आदि कारणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात पूर्ति में वृद्धि होती है या पूर्ति में कमी होती है। ठीक है बच्चों, कि वस्तु की पूर्ति किस पर प्रभावित करती है, उत्पादन की लागत, नए आविष्कार, संबंधित वस्तु की कीमत, तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल के स्रोत, सरकारी नीति इत्यादि कारणों से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वस्तु की पूर्ति, इसमें वस्तु की कीमत नहीं दे रखी, बाकी सारे कारक दे रखे हैं, जैसे उत्पादन की लागत अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमतें होती हैं, नए आविष्कार है, संबंधित वस्तु की कीमत है, तकनीकी परिवर्तन है, कच्चे माल के स्रोत है, सरकारी नीति है। इन सभी कारणों में यदि परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यदि वस्तु की मांग और अन्य तत्व स्थिर रहे किंतु वस्तु की पूर्ति में क्या होगा, परिवर्तन, तो संतुलन भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मांग में परिवर्तन होता है वैसे संतुलन पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो संतुलन का इस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे हम सबसे पहले देखते हैं पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव। जैसे हमने मांग में देखा था, यदि किसी कारण से पूर्ति में वृद्धि हो जाती है अर्थात पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। अब हम मांग वक्र को स्थिर रखेंगे। अब किस में परिवर्तित करेंगे हम, पूर्ति वक्र में। ये DD है और ये SS है
और इसके द्वारा हमारी P कीमत, Q मात्रा और E हमारा क्या होता है, संतुलन होता है। अब पूर्ति वक्र कहाँ खिसक रहा है, दाहिनी तरफ। SS से क्या हो गया, S1 और S1, तो क्या हो गई, देखो यहाँ पर कीमत क्या हो गई, बढ़ने, मांग में तो क्या हुई थी, बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, कीमत घट जाती है और जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये बढ़ गई है, ये घट गई है और यहाँ पर हमने पूर्ति में क्या की है, वृद्धि की है। अर्थात पूर्ति में वृद्धि करने से साम्य कीमत कम हो जाती है, जबकि साम्य मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत और पूर्ति में वृद्धि दोनों विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जब वस्तु की मांग स्थिर रहती है तथा पूर्ति में किसी भी कारण से परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति वक्र कहाँ हो जाता है, दाहिने तरफ खिसक जाता है, जिससे वस्तु की कीमत तो घट जाती है लेकिन वस्तु की पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। आगे बच्चों समझ में। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ति में कमी का प्रभाव। पूर्ति में कमी का प्रभाव अर्थात जो वृद्धि का प्रभाव देखा था उसका विपरीत हो जाएगा। वृद्धि में दाहिनी तरफ खिसका था पूर्ति वक्र और कमी में बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा है DD और ये हमारा है SS, मांग वक्र, पूर्ति वक्र, इसके द्वारा P कीमत, Q मात्रा और E हमारा हो जाता है संतुलन। अब पूर्ति में कमी अर्थात पूर्ति वक्र कहाँ खिसकेगा, बाईं तरफ। DD से कहाँ खिसकेगा, SS से यहाँ पर हमने दाहिनी तरफ खिसकाया था, अब हमारा खिसकेगा यहाँ बाईं तरफ, S1 बाईं तरफ और ये हमारा आ गया संतुलन। P से P1, Q से Q1, ये तो बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी, घट जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में कि यदि पूर्ति में कमी होती है तो साम्य कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वही उल्टा संबंध हो गया, जबकि जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, कमी हुई ना, तो ये भी कम हो जाती है। मतलब मात्रा तो उसी दिशा में प्रभावित होती है लेकिन जो कीमत है वो विपरीत दिशा से प्रभावित होती है। पूर्ति में वृद्धि होने से क्या हुआ, जो साम्य कीमत है वो कम हो जाती है जबकि साम्य मात्रा भी वृद्धि हो जाती है। जबकि पूर्ति में यदि कमी की जाती है तो साम्य कीमत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और जो मात्रा है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में। मतलब कीमत में और जो पूर्ति में वृद्धि या कमी होती है उसमें तो क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, जबकि पूर्ति में वृद्धि और कमी का साम्य मात्रा से कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। आ गया, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जब वस्तु की मांग तो स्थिर रहती है, पूर्ति में किसी भी कारण से परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाता है। बाईं तरफ विवर्तित हो गया जिससे वस्तु की कीमत तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वस्तु की पूर्ति मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, पूर्ति मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे बच्चों समझ में। तो हमने देखा कि मांग में परिवर्तन का और पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। अब हम पूर्ति में जो परिवर्तन अभी पढ़ा है उसका एसेंस देख लेते हैं कि पूर्ति में परिवर्तन वही दो प्रकार से होता है, या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या पूर्ति में क्या होगी, कमी होगी। पूर्ति में वृद्धि होगी अर्थात पूर्ति वक्र कहाँ खिसकेगा, दाहिनी तरफ खिसेगा। पूर्ति में कमी होगी इसका मतलब क्या होगा, पूर्ति वक्र बाईं तरफ खिसकेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। पूर्ति में जो वृद्धि होगी उससे क्या होगी, जो साम्य मूल्य है उसमें कमी होगी। पूर्ति में वृद्धि तो साम्य मूल्य में कमी अर्थात विपरीत संबंध होगा और साम्य मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। पूर्ति में यदि कमी होती है तो साम्य मात्रा में क्या होती है, वृद्धि अर्थात विपरीत संबंध, जबकि साम्य मूल्य में भी क्या होगी, कमी होगी अर्थात सीधा संबंध होता है। आगे बच्चों समझ में कि किस प्रकार से ये प्रभावित होते हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि यदि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन से उसके साम्य मूल्य में कैसा होता है, विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। जहां पर पूर्ति परिवर्तित होती है जबकि जो मूल्य है साम्य मूल्य वो उसके विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। पूर्ति बढ़ती है तो साम्य मूल्य कम होता है, पूर्ति घटती है तो साम्य मूल्य बढ़ता है। विपरीत दिशा में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। आगे बच्चों समझ में कि किस तरीके से हमने मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव देखा कि मांग में जो परिवर्तन होता है जिस दिशा में, तो संतुलन कीमत है वो उसी दिशा में परिवर्तित होती है, जबकि जो पूर्ति में जिस दिशा में परिवर्तन होता है, जो साम्य मूल्य उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है और जो डायग्राम है उसका अभ्यास करके इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। डायग्राम अच्छे से बना के उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखना है कि DD मांग वक्र कहाँ से किधर किसका है और किस प्रकार से संतुलन कीमत बढ़ी है या घटी है,
संतुलन मात्रा बढ़ी है या घटी है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मांग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने देखा कि केवल एक तो स्थिर रही है, दूसरी क्या हुई है, परिवर्तित हुई है। अब यदि मांग भी परिवर्तित हो जाए और पूर्ति भी परिवर्तित हो जाए तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन पर दोनों ही शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मांग ज्यादा बदल रही है या पूर्ति। यदि मांग अधिक परिवर्तित हो रही है पूर्ति की तुलना में तो मांग पक्ष प्रभावी रहेगा, और यदि पूर्ति अधिक परिवर्तित हो रही है मांग की तुलना में तो पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावी होगा। मतलब जो परिवर्तन है वो मांग पक्ष के अनुसार होंगे यदि मांग अधिक बदल रही है, और जो पूर्ति पक्ष के अनुसार परिवर्तन होंगे यदि पूर्ति अधिक बदल रही है। और वो परिवर्तन आप अभी देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से मांग में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अब हम दोनों में परिवर्तन का प्रभाव देख लेते हैं कि जब वस्तु की मांग व पूर्ति दोनों परिवर्तित होती है तो साम्य प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव साम्य कीमत पर भी पड़ता है और साम्य मात्रा दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ मांग व पूर्ति दोनों शक्तियों में क्या होता है, परिवर्तन का साम्य कीमत पर संयुक्त प्रभाव पड़ता है। दोनों ही शक्ति यहाँ काम करती हैं, मांग को प्रभावित करने वाली शक्तियां भी और पूर्ति को प्रभावित करने वाली शक्तियां दोनों यहाँ पर काम करती है। दोनों का संयुक्त प्रभाव किस पर पड़ता है, संतुलन पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम यह देखेंगे कि ये प्रभाव किस प्रकार, ये परिवर्तन किस प्रकार से हो सकते हैं मांग में और पूर्ति में। ठीक है, तो जो मांग तथा पूर्ति है उसमें परिवर्तन 4 प्रकार से हो सकता है। 4 प्रकार से कैसे? जैसे हमने पढ़ा था कि मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो गया है ना, फिर हमने देखा मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि यदि मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए और पूर्ति वक्र भी कहाँ हो जाए, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए। दूसरा हम देख सकते हैं कि मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए और पूर्ति वक्र भी क्या हो, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए। तीसरा हम देखते हैं कि मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए जबकि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो। चौथा हम देखते हैं कि मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जबकि पूर्ति वक्र इसका अपोजिट बाईं तरफ शिफ्ट हो। तो ये 4 जो परिवर्तन है उससे क्या होगा, संतुलन प्रभावित होगा। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 3-4 परिवर्तन है, मांग पूर्ति वक्र दोनों क्या हो, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए। दूसरा, मांग तथा पूर्ति वक्र कहाँ हो जाए, बाईं ओर शिफ्ट हो जाए। तीसरा, पूर्ति वक्र बाईं ओर और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए। और चौथा जो है वो पूर्ति वक्र दाईं ओर और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाए। तो ये चारों को अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग तथा पूर्ति वक्र क्या हो जाए, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए। यदि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अर्थात दोनों में ही क्या हो रही है, वृद्धि। मांग में भी वृद्धि हो रही है और पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। मांग तथा पूर्ति वक्र कहाँ हो जाए, दोनों ही दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए अर्थात दोनों में ही क्या हो जाए, वृद्धि। यदि मांग और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन मात्रा में स्पष्ट रूप से क्या होगी, वृद्धि। मतलब यदि मांग और पूर्ति दोनों में ही वृद्धि हो रही है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मांग और पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है तो संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है तो संतुलन मात्रा क्या होती है, वृद्धि होती है। और पूर्ति में, केवल पूर्ति में परिवर्तन होता है, पूर्ति में वृद्धि होती है तब भी संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, दोनों में सीधा संबंध होता है। हमने यही पढ़ा था ना। लेकिन संतुलन कीमत में क्या हो सकती है, वृद्धि, कमी और अपरिवर्तन रह सकता है। क्यों? क्योंकि मांग में जो वृद्धि होती है, केवल मांग में वृद्धि से उसे जो कीमत है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन पूर्ति में यदि वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही पढ़ा था ना हमने। इसीलिए यहाँ पर यदि दोनों में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत क्या हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है या अपरिवर्तित भी रह सकती है। किस पर डिपेंड करता है कि मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है या पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि अर्थात संतुलन कीमत में परिवर्तन दोनों वक्रों के शिफ्टों के किस पर निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करता है। अब हम वक्र बनाकर देखेंगे कि कैसे जो मांग वक्र है उसमें विवर्तन का और पूर्ति वक्र में विवर्तन का, दोनों कहाँ विवर्तित होंगे, दाहिने तरफ विवर्तन से कीमत और संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों के वक्र बना के देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारा हो गया डी मांग वक्र और ये हमारा हो गया एस पूर्ति वक्र। अब इसके द्वारा हमने P कीमत हो गई, Q हमारी मात्रा हो गई, E हो गया हमारा संतुलन। दोनों को कहाँ खिसकाना है, दाहिने तरफ, अर्थात दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको दाहिने तरफ खिसकाया D1 और इसको भी हम कहाँ खिसकाते हैं, दाहिने तरफ। S1 तो D1
S1 S1, ये हमारे यहाँ पर ये हो गया हमारा Q1, ये हमारा हो गया E1। तो बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आया कि DD और SS दोनों के जो कटान से E हमारा संतुलित क्या हुआ, संतुलित हमारी संतुलन हुआ हमारा, P हमारी संतुलन कीमत हुई और Q हमारी संतुलन मात्रा हुई। अब क्या होता है कि जो D से D1 हो जाता है, अर्थात दाहिनी तरफ खिसक जाता है, और SS पूर्ति वक्र है वो भी दाहिनी तरफ खिसक जाता है। दोनों दाहिनी तरफ खिसक रहे हैं, दोनों में वृद्धि हो रही है। अब जितना D1 खिसक रहा है उतना ही S1 खिसक रहा है, दोनों बराबर मात्रा में खिसक रहे हैं। तो इससे जो संतुलन कीमत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही शक्तियां यहाँ पर बराबर रूप से काम कर रही है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था कि संतुलन मात्रा तो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी ही, तो संतुलन मात्रा यहाँ पर बढ़ रही है। आगे बच्चों समझ में। अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं इसका। ये हमारा DD मांग वक्र, ये हमारा SS पूर्ति वक्र, ये P कीमत और Q मांग मात्रा, मांग में पूर्ति की मात्रा। अब ये हमारा हो जाता है मांग वक्र दाहिने तरफ खिसक कर D1 और D1, और पूर्ति वक्र भी दाहिने तरफ खिसकेगा। पूर्ति वक्र हमारा इस तरीके से कम खिसक रहा है। अब देख रहे हैं ना आप कि किस तरीके से हमने मांग में तो अधिक परिवर्तन किया है, जबकि पूर्ति में हमने परिवर्तन किया है कम। आ रहे बच्चों समझ में। तो हमने इस तरीके से, ये तो हमने मांग में वृद्धि कर दी, ये हमने पूर्ति में वृद्धि कर दी, तो जिससे हमारा नया संतुलन ये वाला होगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मांग में अधिक परिवर्तन करने से, D से D1 करने पर, जबकि पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन वो वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मांग में यदि हमने अधिक वृद्धि की तो क्या हुई, साम्य कीमत में क्या हो गई, वृद्धि। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मांग में वृद्धि होती है तो साम्य कीमत में क्या होती है, वृद्धि। लेकिन जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पूर्ति का भी प्रभाव पड़ा है। पूर्ति ने कीमत को कम करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि मांग ज़्यादा प्रभावी थी, मांग पक्ष ज़्यादा प्रभावी था, इसीलिए उसका प्रभाव यहाँ पर क्या हुआ है, दिखकर आया है। और जो कीमत है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और साम्य मात्रा में तो वृद्धि होगी ही होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा पक्ष प्रभावी हो गया, हमारा मांग पक्ष। तो मांग पक्ष के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, यहाँ परिवर्तन हुआ है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मांग में वृद्धि होती है तो कीमत में क्या होती है, वृद्धि। दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा, ये DD मांग वक्र, ये SS पूर्ति वक्र हमारा, ये P कीमत और ये हमारी Q मात्रा, और ये हमारा E संतुलन। आप इसमें भी लिख दीजिएगा, ये E और ये नया संतुलन हमारा E1, ये E हमारा संतुलन। अब हम मांग को वही दाहिनी तरफ खिसकाते हैं, D1, और पूर्ति वक्र को भी हम दाहिने तरफ खिसका के कर देते हैं S1। आ रहा है बच्चों समझ में। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों के संतुलन के द्वारा ये E1 और Q1। अब हमने क्या किया, जो मांग वक्र है उसमें जो परिवर्तन है वो तो हमने कम किया, जबकि जो पूर्ति में वृद्धि है, मांग में जो वृद्धि है वो तो कम हुई है, जबकि पूर्ति में वृद्धि क्या हुई है, अधिक हुई है। तो अब परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, पूर्ति में के हिसाब से, क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन क्या हो रहा है, अधिक। और पूर्ति में परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि यदि पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति वक्र दाहिने तरफ खिसकता है, तो क्या होती है, साम्य कीमत में कमी हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि साम्य कीमत P से क्या हो जाती है, P1 कम हो गई ना यहाँ पर, जबकि पहले क्या हुई थी, बड़ी थी, क्योंकि मांग पक्ष प्रभावी था, यहाँ पूर्ति पक्ष प्रभावी है, इसलिए साम्य कीमत कम हो गई। पूर्ति के अनुसार परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन इसमें मांग का भी पड़ता है, लेकिन मांग वक्र चूंकि कम खिसका है, उसने क्या किया है, कीमत को बढ़ाने की कोशिश की है मांग पक्ष ने, लेकिन पूर्ति पक्ष ने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि पूर्ति ज्यादा परिवर्तित हो रही है। आ रहे बच्चों समझ में। तो यहाँ कौन सा पक्ष प्रभावी है, पूर्ति पक्ष। तो परिवर्तन किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूर्ति पक्ष का, क्योंकि पूर्ति पक्ष में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। आ रहे बच्चों समझ में। और यहाँ पर यदि पूर्ति मांग केवल स्थिर रहती और केवल पूर्ति में ही परिवर्तन होता, पूर्ति वक्र ही क्या होता है, दाहिनी तरफ खिसकता, तो फिर क्या होता, ये जो परिवर्तन आपको इतना दिख रहा है ना, वो उससे ज्यादा होता। लेकिन मांग ने इस पर क्या कर दिया है, विपरीत जोड़ दे रहे। दोनों शक्तियां आपस में विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, और जो शक्ति ज्यादा प्रभावी होती है उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों वक्र यदि दाहिनी तरफ शिफ्ट होते हैं अर्थात दोनों में वृद्धि होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है, संतुलन मात्रा तो तीनों में क्या हो रही है, देखो वृद्धि हो रही है, संतुलन मात्रा तो तीनों में वृद्धि होगी, लेकिन जो कीमत है वो क्या अपरिवर्तित भी रह सकती है, कीमत में वृद्धि भी हो सकती है और कीमत में कमी भी हो सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि मांग और पूर्ति वक्र कितना परिवर्तित हो रहे हैं। आगे बच्चों समझ में, अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका मांग तथा पूर्ति वक्र, उसमें क्या होती है, बाईं और शिफ्टिंग होती है अर्थात दोनों में क्या होती है, कमी होती है। अभी हमने दोनों में वृद्धि देखी थी, अब दोनों में हम कमी देखेंगे, तो उनको भी डायग्राम बना के हम अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों में शिफ्टिंग, बाईं तरफ शिफ्टिंग होती है, दोनों में कमी होती है। तो क्या होता है, जो संतुलन मात्रा है वो कम हो जाती है, लेकिन वही संतुलन जो कीमत है वो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी हो सकती है। कि यदि मांग तथा पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो तो संतुलन मात्रा में निश्चित रूप से क्या होगी, कमी, परंतु संतुलन कीमत में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, अपरिवर्तन। और ये डिपेंड करता है दोनों वक्रों के शिफ्ट पर कि वो कितना परिवर्तित होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम इसको देख लेते हैं डायग्राम की सहायता से। अब हमने दाईं तरफ शिफ्ट किया था पहले में, अब हमको कहाँ करना है, बाईं और शिफ्ट करना है। तो हम डी से यहाँ शिफ्टिंग कर देते हैं, मांग में कमी D1 और पूर्ति है उसमें भी हम क्या कर देते हैं, कमी S1 और S1। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर D1 और D1 ये S1 ये सेम ही रहेगा और ये हमारी हो गई Q1, अर्थात संतुलन मात्रा में कमी लेकिन कीमत हमारी वही रहती है, क्योंकि जो दोनों हैं उनमें परिवर्तन कैसा होगा, सेम। दोनों में यदि बाईं तरफ खिसकाव होता है और बराबर मात्रा में होता है तो संतुलन जो कीमत है वो तो वही रहती है, लेकिन संतुलन मात्रा में क्या हो जाती है, कमी। मात्रा हमेशा दोनों की शिफ्टिंग है उस दिशा को प्रभावित करती है। यदि दोनों में क्या होता है, कमी होती है तो संतुलन मात्रा भी कम हो जाती है। यदि दोनों में क्या होती है, वृद्धि, तो संतुलन मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। अब इसका अगला प्रभाव देख लेते हैं। P और ये हो गया हमारा Q। अभी हमने क्या किया था, मांग वक्र को बाईं तरफ खिसकाया था पहले वाले में, अब हमें वही क्या करना है, दाहिनी तरफ खिसकाना है, अर्थात मांग में कमी करेंगे और हम यहाँ पर अधिक कमी कर देते हैं D1 और D1, और जो SS है उसमें जो कमी करते हैं वो थोड़ी सी कम करते हैं, अर्थात कौन सा पक्ष प्रभावी हो गया है, यहाँ पर मांग पक्ष प्रभावी हो गया। ये हमारा पहले संतुलन था वो E था, अब ये जो D1 और S1 के मिलने से, D1 और S1 के मिलने से ये हमारा नया संतुलन होता है P से P1 और Q से Q1। तो हमने क्या देखा कि यदि मांग में कमी होती है, क्या हुई, मांग में कमी हुई और पूर्ति में भी क्या होती है, कमी, लेकिन मांग में जो कमी होती है वो पूर्ति में कमी की तुलना में क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो इससे क्या होगी, जो संतुलन कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और जो मात्रा तो कम होगी ही होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो मांग पक्ष क्या है, यहाँ पर प्रभावी है, इसीलिए परिवर्तन मांग पक्ष के हिसाब से हो रहे हैं। जैसे कि मांग पक्ष में क्या होती है, जो कमी होती है संतुलन मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मांग में यही होता है ना कि मांग में यदि कमी होती है तो क्या होता है, संतुलन कीमत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो संतुलन कीमत इसलिए यहाँ पर कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर मांग पक्ष प्रभावी है। अब हम दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं, इसका हम लिख भी देते हैं, ये हमारा E1, जिसमें हम देखेंगे अब पूर्ति पक्ष को प्रभावी करके। ठीक है, अब हमें वही खिसकाना है, तो पूर्ति पक्ष को प्रभावी करके देखेंगे तो पूर्ति को हम खिसकाएंगे अधिक S1 और जो मांग वक्र है वो खिसकेगा बाईं तरफ कम D1 और D1। ठीक है, तो ये S1 और ये D1 इसके कटने से यहाँ पर आएगा हमारा P1 और जो मात्रा आएगी वो आएगी Q1। यहाँ पर प्रभावी है हमारा पूर्ति पक्ष। तो जो परिवर्तन है वो पूर्ति पक्ष के अनुसार होंगे। पूर्ति पक्ष के अनुसार से क्या होता है, यदि पूर्ति में वृद्धि होती है,
तो क्या होती है, साम्य कीमत में कमी होती है। यदि पूर्ति में कमी होती है तो साम्य कीमत में वृद्धि होती है। तो यहाँ पूर्ति में क्या हो रही है, कमी, लेकिन इसके फलस्वरूप साम्य कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि, और साम्य मात्रा तो वही कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मांग में भी कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट किसका दिखाई दे रहा है, पूर्ति का, क्योंकि पूर्ति में जो कमी हो रही है वो मांग में कमी की तुलना में अधिक हो रही है। तो हमने इन तीनों डायग्राम से यही समझा कि यदि मांग में और पूर्ति में दोनों में कमी होती है तो क्या होता है, साम्य मात्रा में तो तीनों में ही क्या हो रही है, कमी हो रही है, तीनों में ही क्या हो रही है, कमी। लेकिन जो साम्य कीमत है वो अपरिवर्तित भी रह सकती है, साम्य कीमत में कमी भी हो सकती है और साम्य कीमत में वृद्धि भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि मांग पक्ष अधिक प्रभावी है या पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र के शिफ्टों के परिमाण पर यह निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी हुई थी। अब यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे तो यही लिखा है कि मांग में कमी, पूर्ति में कमी, मांग में कमी, पूर्ति में कमी, मांग में कमी, पूर्ति में कमी, अर्थात दोनों में कमी हो रही है, जिसके फलस्वरूप कीमत में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी हो सकती है। लेकिन जो संतुलन मात्रा है उसमें क्या होती है, कमी होती है, जिसको कि हमने ये तीनों डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझा। अब हम तीसरा जो प्रभाव है वो देखते हैं कि पूर्ति वक्र तो बाईं ओर और मांग वक्र क्या होता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। कि पूर्ति वक्र का कहाँ शिफ्टिंग होता है, दाईं ओर, बाईं ओर। पूर्ति वक्र कहाँ होता है, बाईं ओर, और मांग वक्र कहाँ होता है, दाईं ओर। पूर्ति वक्र बाईं ओर हो रहा है, अर्थात पूर्ति में क्या हो रही है, कमी। ठीक है, और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, अर्थात मांग में क्या हो रही है, वृद्धि। आ रहा है बच्चों समझ में। अब दोनों अपोजिट साइड में परिवर्तित होते हैं तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वाले में कि संतुलन मात्रा तो क्या रहती है, वही रहती है, लेकिन जो संतुलन कीमत है उसमें वृद्धि, कमी या परिवर्तन हो सकता है। अब जब ये दोनों अपोजिट साइड में परिवर्तन होते हैं तो उल्टा होता है। क्या होता है, जो संतुलन कीमत है वो तो क्या रहती है, संतुलन कीमत में तो स्पष्ट रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मांग के अकॉर्डिंगली संतुलन कीमत में तो क्या होती है, वृद्धि ही होती है। लेकिन जो संतुलन मात्रा है वो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है या अपरिवर्तित भी हो सकती है, और यह डिपेंड भी करता है कि दोनों जो है उनके परिमाण क्या है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि यदि पूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में स्पष्ट रूप से क्या होती है, वृद्धि। लेकिन संतुलन मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और अपरिवर्तन भी। ये डिपेंड करता है पूर्ति और मांग वक्र के खिसकाव के परिमाण पर निर्भर करता है। इसे भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर करेंगे पूर्ति में तो कमी और जो मांग वक्र है उसमें करेंगे वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 3 डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे। ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है और लेकिन इसमें सारे डायग्राम का यूजेस हुआ है। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाकर और फिर इसको अच्छे से समझना है। ये एसएस और ये डीडी। मांग में तो हो रही है वृद्धि, याद रखना है, मांग में हो रही है वृद्धि तो दाईं तरफ खिसकेगा मांग वक्र। ठीक है, पूर्ति में हो रही है कमी। ठीक है, तो ये S1 तो क्या होगा, ये हमारा खिसकेगा बाईं तरफ, ये हमारा खिसकेगा बाईं तरफ। आ रहा है बच्चों समझ में। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ संतुलन जो मात्रा है वो तो अपरिवर्तित रहती है, देखो वही के वही हो गई। ठीक है, लेकिन जो संतुलन जो कीमत है वो क्या हो गई, बढ़ेगी। हमने पढ़ा था कि संतुलन कीमत तो हमेशा ही क्या होगी, बढ़ेगी। मांग वक्र यदि दाहिने तरफ खिसकेगा और पूर्ति वक्र बाईं तरफ खिसकेगा तो संतुलन कीमत तो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं बढ़ रही है, लेकिन संतुलन मात्रा क्या रह सकती है, वृद्धि, कमी है, अपरिवर्तित। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संतुलन मात्रा कैसी रह रही है, अपरिवर्तित रह रही है। क्यों, क्योंकि मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही समान मात्रा में खिसक रहे हैं। मांग में जितनी वृद्धि हो रही है पूर्ति में भी उतनी ही कमी हो रही है। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। जो डी और एसएस द्वारा हमारा पहले ये ई संतुलन था, ये बढ़कर E1 हो गया। अब इसकी सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब हम मांग वक्र में वृद्धि है वो कर देते हैं अधिक, D1 और D1, और जो पूर्ति वक्र में कमी है जो बाईं तरफ खिसकेगा पूर्ति वक्र उसमें कर देते हैं कमी। ठीक है, मांग में वृद्धि जो है वो तो हो रही है अधिक और जो पूर्ति में जो कमी हो रही है वो हो रही है कम। ठीक है, अब इसके फलस्वरूप D1 S1 के द्वारा हमारा ये बिंदु आ रहा है।
अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमने मांग पक्ष प्रभावी किया, तो मांग पक्ष के अनुसार यदि मांग में वृद्धि होती है तो कीमत में भी वृद्धि होती है, संतुलन मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो मांग में वृद्धि हो रही है तो कीमत में भी वृद्धि हो रही है, संतुलन मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात यहाँ पर मांग पक्ष प्रभावी है, तो मांग पक्ष के हिसाब से जो परिवर्तन होते हैं वो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन यहाँ पूर्ति में भी हुआ है, लेकिन पूर्ति में जो परिवर्तन के लक्षण है वो क्या हो गए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मांग पक्ष प्रभावी है। आ रहे बच्चों समझ में? तो हमने देखा कि यदि मांग में अधिक परिवर्तन होता है पूर्ति की तुलना में, मांग में अधिक वृद्धि होती है पूर्ति में कमी की तुलना में, तो क्या होता है, कीमत में भी वृद्धि हो रही है। और जो साम्य मात्रा है वो तो हमने बताया था कि वो तो हमेशा क्या होगी, जो कीमत है वो तो हमेशा वृद्धि होगी। यहाँ साम्य मात्रा में भी क्या हो रही है, वृद्धि, जबकि यहाँ पर साम्य क्या था, मात्रा स्थिर थी, क्योंकि दोनों में समान रूप से परिवर्तन था। तो यहाँ पर कौन सा पक्ष प्रभावी है, हमारा मांग पक्ष, उसके हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्ति पक्ष को प्रभावी कर ठीक है। अब हमें क्या करना है, मांग में जो वृद्धि है वो हम कर देते हैं कम, D1 ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, और जो पूर्ति में कमी है S1 वो हम कर देते हैं ज़्यादा। दाईं तरफ किसका थोड़ा सा कम, बाईं तरफ किसका है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ये हमारा E बिंदु था। अब D1 S1 के द्वारा ये हमारा हो रहा है ये बिंदु P1 और ये Q1। तो हम क्या देख रहे हैं, वो संतुलित कीमत जो तो हमेशा है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो वो तो बढ़ रही है, लेकिन साम्य मात्रा यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्ति पक्ष क्या हो गया, प्रभावी हो गया। पूर्ति के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो पहला जो डायग्राम है उसमें हमने देखा कि मांग और पूर्ति दोनों में बराबर परिवर्तन होते हैं। मांग में जितनी वृद्धि हो रही है पूर्ति में उतनी ही कमी हो रही है। तो क्या रहता है, जो साम्य मात्रा है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, और कीमतों में तो स्पष्ट रूप से वृद्धि होती है। जो दूसरा डायग्राम है उसमें हमने देखा कि मांग में जो वृद्धि है वो अधिक हो रही है, जबकि जो पूर्ति में कमी है वो क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। तो साम्य कीमत में तो वृद्धि जो हमेशा होगी ही, लेकिन जो साम्य मात्रा है उसमें भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मांग पक्ष क्या है, प्रभावी है। अब जो तीसरा डायग्राम है वो हमने देखा, इसमें हमने देखा जो मांग है उसमें हमने जो वृद्धि है वो थोड़ी कम की है, जबकि जो पूर्ति में कमी है वो वहां पर अधिक हुई है। तो जिसके फलस्वरूप जो कीमत है वो तो वृद्धि जैसा कि हमने पढ़ा वो होगी ही होगी, लेकिन यहाँ साम्य मात्रा में क्या हो गई, कमी। तो साम्य मात्रा अपरिवर्तित भी रह सकती है, साम्य मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है, और साम्य मात्रा में कमी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है मांग और पूर्ति वक्र के शिफ्ट पर कि वो कितना शिफ्ट हो रहे हैं। साम्य कीमत हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर यही है कि यदि मांग में वृद्धि होती है पूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, तो क्या होता है, संतुलन मात्रा जो है वो वृद्धि, कमी और अपरिवर्तित तीनों सिचुएशन वहां पर हो सकती है, लेकिन संतुलन कीमत में हमेशा क्या होगी, वृद्धि ही होगी, जो कि हमने इस तीनों डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझा। अब जो हमारा चौथा पॉइंट जो आता है वो है पूर्ति वक्र तो दाईं ओर और मांग वक्र कहाँ हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब हम उल्टा कर लेते हैं, अभी हमने मांग वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट किया था, इसमें हम मांग वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट कर लेंगे, और पूर्ति वक्र को हमने उसमें बाईं तरफ शिफ्ट किया था, इसमें पूर्ति वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। अर्थात अब हम पढ़ेंगे कि मांग में तो कमी होती है और पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट अर्थात पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि, मांग वक्र बाईं ओर अर्थात मांग में क्या होती है, कमी। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही संतुलन जो मात्रा है वो तो कम होगी, जैसे उसमें संतुलन मात्रा बड़ी ही थी क्योंकि मांग वक्र में वृद्धि हो रही थी, यहाँ मांग में क्या हो रही है, कमी। मांग में क्या हो रही है, यहाँ पर कमी, मतलब संतुलन जो कीमत है वो तो उसमें क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी स्पष्ट रूप से मांग के हिसाब से कि मांग में वृद्धि हो रही थी, तो संतुलन कीमत में तो वृद्धि हुई थी। यहाँ पर मांग में कमी हो रही है तो संतुलन कीमत में तो कमी स्पष्ट रूप से होगी, लेकिन संतुलन मात्रा में कमी होती है, वृद्धि होती है, अपरिवर्तन होता है, वो डिपेंड करता है कि पूर्ति वक्र कहाँ पर खिसकता है। आ रहा है बच्चों समझ में कि यदि पूर्ति में वृद्धि मांग में कमी होती है तो संतुलन कीमत में तो स्पष्ट रूप से कमी होगी, परंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, और अपरिवर्तन। यह डिपेंड करेगा कि पूर्ति वक्र और मांग वक्र कितने परिमाण पर खिसक रहे हैं, अर्थात दोनों के परिमाणों की तुलना के आधार पर ही यह डिपेंड करेगा। मांग वक्र के खिसकाव के परिमाण पर यह निर्भर करेगा। ठीक है, आ रहे बच्चों समझ में। अब इसके भी हम तीनों डायग्राम बना के देख लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा। P Q E D S
एस। अब हम करेंगे मांग में तो कमी, अर्थात मांग वक्र तो खिसकेगा कहाँ, बाईं ओर। अब डायग्राम यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, डायग्राम ये किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, कैसे हमने चीज़ें देखी और उसके हिसाब से डायग्राम बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको कभी भी ढंग से याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो D1 यहाँ बाईं तरफ खिसक गया और S पूर्ति में हो रही वृद्धि, तो ये खिसकेगा हमारा दाहिनी तरफ, S1 ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारा D1 और S1 के द्वारा जो संतुलन मात्रा है वो तो हमारी रहती है वही, ठीक है, लेकिन जो कीमत है उसमें आ जाती है कमी, क्योंकि मांग में क्या हो रही है, कमी। मांग के हिसाब से मांग में जो कमी हो रही है तो संतुलन जो कीमत है वो तो कमी ही होगी, लेकिन जो मात्रा है वो हमारी क्या होगी, अप्रभावित रहेगी। क्यों? क्योंकि मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों इक्वल प्रभावी हैं। जितना मांग में कमी हो रही है उतनी ही पूर्ति में वृद्धि हो रही है। आ रहे बच्चों समझ में? इसलिए संतुलन मात्रा अप्रभावित है। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में हम ये देखेंगे कि मांग पक्ष अधिक प्रभावी है कि पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावी है। हमें क्या करना है, हम यहाँ पर करते हैं जो मांग में जो कमी है वो तो कर देते हैं अधिक, और पूर्ति में जो वृद्धि है वो कर देते हैं हम कम। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मांग पक्ष है उसको अधिक प्रभावी बनाया है, इसीलिए उसमें जो मांग में कमी है वो तो करी है अधिक, और पूर्ति में जो वृद्धि है वो हमने करी है कम। मांग में कमी तो अधिक और पूर्ति में जो वृद्धि है वो हुई है कम। तो हमारा जो पहले जो संतुलन था वो है हमारा ई। ठीक है, अब D1 और S1 इसके द्वारा ये जो हमारा नया संतुलन D1 S1 के द्वारा ये संतुलन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्पष्ट रूप से जो संतुलन कीमत है उसमें जैसे कि हमने बात की वो तो कमी होगी ही होगी, क्योंकि मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं संतुलन मात्रा में भी कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि मांग पक्ष प्रभावी है और मांग में यदि कमी होती है तो संतुलन मात्रा में क्या होती है, कमी। सीधा संबंध पाया जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मांग पक्ष क्या हो गया, प्रभावी हो गया। अब हम इसका तीसरा जो है सिचुएशन वो देख लेते हैं। ये हमारा है DD मांग वक्र, ये हमारा है SS पूर्ति वक्र, E हमारा संतुलन, P कीमत और Q हमारी हो गई मात्रा। ठीक है बच्चों, अब हम जो पूर्ति है उसमें जो वृद्धि है वो हम करते हैं अधिक, S1 और जो मांग में जो कमी है अर्थात मांग वक्र कहाँ खिसकेगा, बाईं तरफ, उसको हम खिसकाते हैं कम, D1 कमी और ये वृद्धि। ठीक है, तो D1 S1 के द्वारा हमारा ये संतुलन बिंदु आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मात्रा है उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, जबकि जो कीमत है उसमें कमी, जो कि हमेशा होती है ये, लेकिन मात्रा में यहाँ वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ति पक्ष प्रभावी हुआ है। जो पूर्ति में जो परिवर्तन है वो अधिक हो रहा है, किसकी तुलना में, मांग की तुलना में। पूर्ति में जो वृद्धि है वो अधिक है मांग में कमी की तुलना में। तो ये तीनों सिचुएशन हमने यहाँ देख ली कि जो संतुलन जो कीमत है वो तो हमेशा क्या हो गई, कम हुई है, लेकिन मात्रा है वो अपरिवर्तित भी रहती है, मात्रा में कमी भी होती है और मात्रा में वृद्धि भी होती है। यहाँ पर यही लिखा है कि पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि। एक ये सिचुएशन के साथ यदि मांग में कमी, मांग में कमी, मांग में कमी होती है तो संतुलन जो मात्रा है उसमें कमी भी रह सकती है, वृद्धि भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी हो सकती है। संतुलन मात्रा तीनों सिचुएशन हो सकती है, लेकिन संतुलन कीमत में हमेशा कमी ही होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा। ठीक है बच्चों, अब ये जो चारों सिचुएशन हमने पढ़ी है उसको एक सारणी के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि किसमें क्या परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मांग में शिफ्ट और पूर्ति में शिफ्ट। मांग और पूर्ति में यदि एक ही साइड शिफ्ट होता है अर्थात बाईं ओर और बाईं ओर दोनों एक ही तरफ शिफ्ट होते हैं, अर्थात दोनों में ही क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, संतुलन मात्रा में क्या होती है, कमी। बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है अर्थात दोनों में क्या हो रही है, कमी। तो संतुलन मात्रा में क्या होगी, कमी। दोनों के कैसा होगा, वैसे उसी ही दिशा में संतुलन मात्रा प्रभावित होगी, लेकिन जो कीमत है उसमें वृद्धि भी हो सकती है, कि कमी भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी हो सकती है। आ रहे बच्चों समझ पे? और यदि मांग में जो शिफ्ट है वो दाईं ओर हुआ अर्थात दोनों में क्या हुई, वृद्धि हुई, मांग में भी और पूर्ति में, तो संतुलन मात्रा है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन
कीमत है वो वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और अपरिवर्तित भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, मांग में है उसको तो बाईं ओर शिफ्ट करते हैं, अर्थात मांग में क्या हो जाती है, कमी, मांग में हो जाती है कमी, पूर्ति में शिफ्ट दाईं ओर, अर्थात पूर्ति में हो जाती है वृद्धि। तो मात्रा है वो वृद्धि, कमी और अपरिवर्तित तीनों हो सकती है, लेकिन कीमत में क्या होगी, कमी ही होगी, क्योंकि मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है बच्चों, और हम यदि मांग में दाईं ओर शिफ्ट कर देते हैं, अर्थात मांग में क्या करते हैं, वृद्धि, और इसमें करते हैं कमी, बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है पूर्ति वक्र, तो क्या हो रहा है, जो मात्रा है वही वृद्धि, कमी और अपरिवर्तित हो सकती है, लेकिन कीमत में क्या होगी, वृद्धि ही होगी, क्योंकि मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से डायग्राम से आप देख रहे हैं कि दोनों यदि एक साइड शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, जो मात्रा है उसको वो प्रभावित होती है। यदि दोनों एक साइड शिफ्ट होते हैं तो मात्रा क्या होती है, वो तो उसी तरीके से प्रभावित होती है, लेकिन जो कीमत है वो वृद्धि, कमी और अपरिवर्तित हो सकती है। और दोनों यदि अपोजिट साइड शिफ्ट होती हैं तो इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जो मात्रा है वो वृद्धि, कमी, अपरिवर्तित हो सकती है, जबकि कीमत उसी तरीके से प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि हमने पढ़ा यहाँ पर जो मांग और पूर्ति में शिफ्टिंग का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा कि मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाए या पूर्ति वक्र भी दाईं तरफ खिसक जाए, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ खिसक जाए, दोनों अपोजिट साइड में खिसक जाए, तो किस प्रकार से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा प्रभावित हो जाती है। हमने कारकों के बारे में भी चर्चा की कि किस कारकों से मांग और पूर्ति वक्र क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बुक में ये डायग्राम भी बनाए हुए हैं, आप बुक से भी इन डायग्राम्स को अच्छे से देख सकते हैं। आपको इनका अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। आगे बच्चों समझ में, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट भी करनी है, अच्छे से याद करना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद।